नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में इग्नू के MHI 01 के एंशिएंट और मिडिवल सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आज का वीडियो एक ऐसी एम्पायर के बारे में है जो न केवल ईरान की हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बल्कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरी है। उस टाइम तक की सबसे बड़ी एम्पायर इस्टेब्लिश होती है और इससे पहले जितने भी किंगडम्स एम्पायर इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सुप्रीम पावर यानी पावर का सेंटर हमेशा ही मेसोपोटामिया रहा था, जिसे हम आज के रीजन से मोर और लेस इराक से कंपेयर कर सकते हैं। पर अब फर्स्ट टाइम ये सेंटर इराक की रीजन से ईरान स्पेशली फ़ारस की रीजन में शिफ्ट होने वाला था, क्योंकि फ़ारस से साइरस द ग्रेट के अंडर में एक नई एम्पायर पर्शियन एम्पायर इस्टेब्लिश होने वाली थी। अपने पीक पर पर्शियन एम्पायर आज की रीजन से देखें तो टर्की, आर्मेनिया, पैलेस्टीन, सीरिया, इराक, इजिप्ट, ईरान, नॉर्थ पार्ट ऑफ अरेबिया, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, मेसोपोटामिया, मैसेडोनिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ पार्ट को कंट्रोल करती थी। यानी इतना सारा पार्ट पर्शियन एम्पायर अपने पीक पर कंट्रोल करती थी। इसकी पावर का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीक मेनलैंड्स जैसे एथेंस और स्पार्टा को पर्शियंस भले ही कॉन्कर नहीं कर पाए हों, पर कुछ दशकों के लिए पर्शियन ग्रीक की पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते थे, कंट्रोल करते थे। इसीलिए आज का वीडियो वर्ल्ड हिस्ट्री और इग्नू के MA हिस्ट्री के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो कि यूनिट 11 में है। टॉपिक शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि वीडियो का कंटेंट क्या होगा। वीडियो में हम बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, पर्शियन एम्पायर के इस्टेब्लिश होने से पहले क्या कंडीशंस थी उसके बारे में जानेंगे, राइज़ ऑफ पर्शिया देखेंगे, इम्पॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हैं, सोर्सेस के बारे में हम जानेंगे, पर्शिया की एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानेंगे और कंक्लूजन देखेंगे। बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो यूनिट 10 की वीडियो में हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे ट्राइब्स का माइग्रेशन हुआ और कैसे अलग अलग रीजन में ये गए और अलग अलग आइडेंटिटी डेवलप हुई। जैसे फ़ारस, ईरान की बात करें तो फ़ारस रीजन में फ़ारसी लोग आए, वहाँ पे उनकी आइडेंटिटी फ़ारसी लोगों की डेवलप हुई। मीडिया में मीडियंस की आइडेंटिटी डेवलप हुई और वैसे ही मेसोपोटामिया में भी नई नई ट्राइबल आइडेंटिटी डेवलप हुई। इन्हीं ट्राइब्स में से कुछ ट्राइब्स ज़्यादा पावरफुल हुई, कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए किंगडम्स और एम्पायर इस्टेब्लिश हुए, जैसे मेसोपोटामिया में बेबीलोन की एम्पायर और असीरियन की एम्पायर डेवलप हुई। ईरान में भी मीडिया की एम्पायर इस्टेब्लिश हुई, जिसने ईरान के दूसरे रीजनल किंगडम्स को हराया और इसी में से एक किंगडम था पर्सा। तो जिस रीजन से नई एम्पायर निकलती है पर्शिया की, वो पहले मीडिया के अंडर में एक प्रोविंस था। राइज ऑफ पर्शिया, बात है करीब 449 BC की। उस टाइम मीडिया के एम्परर अस्त्यागस थे, जो घरेलू साजिश का शिकार होते हैं, जिसे पर्शिया के शासक का समर्थन मिलता है। अस्त्यागस का तख्ता पलट होता है और पर्शियन रूल इस्टेब्लिश होता है अंडर साइरस द ग्रेट। एम्परर साइरस द ग्रेट के बारे में हम बात करेंगे। पर्शियन एम्पायर के कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में बात करें, जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, वो है साइरस द ग्रेट, जिनका टाइम पीरियड है 559 से 530 BC, जिसमें 549 BC में ये मीडिया को कंट्रोल करते हैं। कैम्बिसेस के बारे में बात करेंगे, दारियस वन के बारे में बात करेंगे, जो कि पर्शियन एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं, क्योंकि इन्हीं के टाइम में पर्शिया सबसे ज़्यादा अपने पीक पर था। ज़र्क्सेस वन के बारे में बात करेंगे साइरस द ग्रेट के बारे में। 549 BC में साइरस और कुछ षड्यंत्रकारी अरिस्टोक्रेट ने अस्त्यागस का तख्ता पलट कर दिया और यहाँ पर पर्शियन रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। रूलर साइरस अकेमेनिड डायनेस्टी के वंशज थे और पर्सा उनका होमलैंड था, यानी जो पर्सा रीजन है वहाँ से ये ओरिजिनेट हुए थे। इसीलिए इस एम्पायर को पर्शिया और अकेमेनिड एम्पायर भी कहा जाता है। सो ईरान में एक नई पावर जनरेट हो चुकी है और अब उसे स्टेबलाइज करना है, उसके बाद वहाँ पे एक्सपेंड करना होगा।
पर्शियन और मीडियन एलीट रिलेटेड थे, इसीलिए जब अस्तियागस का तख्ता पलट होता है और साइरस पावर में आते हैं, उसके बाद भी मीडियन एलीट पावर में बने रहते हैं। इससे गवर्नमेंट स्टेबलाइज रहती है। पर धीरे धीरे करके सेंट्रलाइजेशन बढ़ता है और साइरस द ग्रेट की जो उनकी मोनार्की थी वो स्ट्रांग होती जाती है। पर्शियन रूल कंसोलिडेट होने लगता है और जिससे कि जो पर्शियन फीचर हैं मीडिया पर वो ज़्यादा हावी होने लगता है। अब घर में रूल कंसोलिडेट हो जाता है तो एम्परर का ध्यान एम्पायर को एक्सपेंड करने की तरफ जाता है और एनाटोलिया की तरफ सबसे पहले उनका ध्यान गया। एनाटोलिया में पहले हित्ताइत एम्पायर इस्टेब्लिश थी जिसका कोलैप्स हो जाता है। उस जगह पर जहाँ पे हित्ताइत एम्पायर थी वहाँ छोटे छोटे किंगडम्स इस्टेब्लिश होते हैं जिसमें से लीडिया सबसे स्ट्रॉन्ग था जिसे किंग क्रोसियस रूल करते थे। उनके रूल की बात करें तो ये टाइम पीरियड है 561 बीसी से 545 बीसी का। इन्होंने फर्स्ट टाइम रेगुलर बेसिस पे कॉइन्स इशू किए। लीडिया एक ग्रीक सेटलमेंट आयोनिया को भी कंट्रोल करता था जो कि वेस्ट एनाटोलिया में था। एनाटोलिया की बात करें तो इसे आज के टर्की रीजन से कंपेयर कर सकते हैं। एम्परर साइरस 545 बीसी में लीडिया को इन्वेड करते हैं और क्रोशियस को हरा देते हैं। लीडिया के साथ आयोनिया भी उनके अंडर में आ जाता है। जब एनाटोलिया पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाता है तो एम्परर का ध्यान अब मेसोपोटामिया की तरफ जाता है। मेसोपोटामिया में बेबीलोन की एम्पायर थी। नेबूकदनेस्सर सेकंड की डेथ हो जाती है जिसके बाद एम्पायर स्ट्रगल कर रही होती है। 539 बीसी में साइरस बेबीलोन को इन्वेड करके उसके किंग को कैप्चर कर लेते हैं। अब बेबीलोन की एम्पायर का अंत होता है और मेसोपोटामिया में यहाँ जो पहले पावर का सेंटर अब तक बना हुआ था वो अब शिफ्ट होकर पर्शियन रूल के अंडर आ जाता है और बेबीलोन के साथ साथ सीरिया और पैलेस्टीन भी पर्शिया के अंडर आ जाते हैं। इसके अलावा ऐसा लगता है कि बैक्ट्रिया और हिंदू कुश माउंटेन का जो रीज़न है वो भी शायद साइरस द ग्रेट के टाइम में उनकी कॉन्केस्ट के ज़रिए एम्पायर का हिस्सा बन चुके थे। सो ये था साइरस द ग्रेट के कॉन्केस्ट के बारे में। एज ए रूलर साइरस पहले के एम्परर स्पेशली सीरियंस और बेबीलोनियन से ज़्यादा लिबरल थे। नेबूकदनेस्सर सेकंड की जब पैलेस्टीन की कॉन्केस्ट थी उसमें ज्यूज़ को माइग्रेट होना पड़ा था तो एम्परर साइरस ने उन्हें वापस लौटने के लिए अलाउ कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्परर कैम्बिसेस के बारे में। इनका जो रूल था काफ़ी ब्रीफ रहता है। 529 बीसी में साइरस द ग्रेट की डेथ हो जाती है जिसके बाद कैम्बिसेस को सत्ता मिलती है जो थोड़े ही समय के लिए चलती है। कैम्बिसेस इजिप्ट को कॉन्कर करने के लिए निकल जाते हैं और उसे अकेमेनिड एम्पायर में मिला लेते हैं। इजिप्ट में पर्शियन रूल इस्टेब्लिश होता है जो कि करीब 200 साल चलता है जब तक अलेक्जेंडर द ग्रेट उसे कॉन्केस्ट नहीं करता। एक और कैम्बिसेस इजिप्ट को कॉन्कर करते हैं, उसके बाद उसके आसपास के इलाकों में कब्ज़ा करने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ ईरान में उनकी अथॉरिटी वीक होने लगती है, यानी वो ईरान में रिवोल्ट फेस करते हैं। इजिप्ट के आसपास की कॉन्केस्ट तो फेल हो जाती हैं क्योंकि वो लंबे समय तक के लिए ईरान से बाहर रहते हैं, इसीलिए ईरान में भी उनकी पावर काफ़ी वीक हो जाती है, रिवोल्ट्स होते हैं। इसी बीच कैम्बिसेस की 522 बीसी में मृत्यु हो जाती है और लंबे पावर स्ट्रगल के बाद और कॉन्स्पिरेसी के चलते उसके जो लीडर थे दारिस वन सत्ता अपने हाथ में लेते हैं। साइरस द ग्रेट के बाद दारिस वन ही हैं जो कि पर्शियन एम्पायर के सबसे इम्पॉर्टेंट रूलर हैं। और अब बात करते हैं हम दारिस वन के बारे में। दारिस वन अकेमेनिड की ही एक कोलेटरल ब्रांच के वंशज थे और इसी वजह से जब इनका रूल इस्टेब्लिश होता है तो इसे अकेमेनिड एम्पायर ही कहा जाता है और पर्शियन एम्पायर ही कहा जाता है। इसके नाम में कोई भी चेंजेस नहीं आते। दारिस वन रिवोल्ट और कॉन्स्पिरेसी के बाद सत्ता में आए। 519 बीसी तक इनका रूल कंसोलिडेट कर पाते हैं ये, यानी कि जो अपनी एम्पायर थी, नई एम्पायर जो बनी हुई थी उसको ये स्टेबलाइज करने में इन्हें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि रिवोल्ट्स चल रहे थे। और मीडिया का जो रूल था
जो कि कैम्बिसेस की डेथ के बाद यहाँ पर जो पॉलिटिकल अपहेवल होता है उसके बाद मीडिया रिवोल्ट कर देता है। इसे शांत करने में दारिस वन को करीब 1 साल का वक्त लग जाता है। सो घर में जैसे ही मीडियन रिवोल्ट शांत होता है, एम्पायर एस्टेब्लिश होती है। दारिस वन कॉन्केस्ट के लिए निकल जाते हैं, थ्रेस पे वॉर के लिए निकल जाते हैं। ग्रीक सिटी स्टेट्स की बात करें तो पहले ग्रीस का जो लैंड था वो बहुत सारे छोटे छोटे ग्रीस सिटी स्टेट में बटा हुआ था। उसमें कोई भी एक बड़ा किंगडम नहीं था, बल्कि जो सिटीज़ थे उनके अलग अलग रूलर थे, जिसमें से जो मेनलैंड की बात करें वो एथेंस और स्पार्टा थे। तो ये दो जो सिटी स्टेट्स थे वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे सिटी स्टेट थे ग्रीस के, जिस पे कॉन्कर ये करने के लिए दारिस वन निकल जाते हैं। और थ्रेस के साउथ एंड में पर्शियन गैरिसन को ये इस्टेब्लिश करते हैं, वहाँ पे उनको बनाते हैं। इसके बाद बहुत सारे ग्रीक सिटी स्टेट जैसे स्पार्टा को मैसेंजर्स भेजे जाते हैं ताकि वो पर्शियन रूल को एक्सेप्ट कर ले। दारिस वन के इस प्रपोज़ल को न केवल रिजेक्ट कर दिया जाता है, बल्कि आयोनिया जो कि दारिस वन के ही रीजन के अंडर में था, 499 बीसी में रिवोल्ट कर देता है, जिससे ग्रीस का सपोर्ट मिलता है। आयोनिया के इस रिवोल्ट को शांत करने में करीब 6 साल लग जाते हैं। उसके बाद दारिस वन की आर्मी थ्रेस से मेसोपोटामिया की ओर और साथ ही साथ एथेंस की ओर कूच करती है। ऐसा लगता है कि रास्ते में जितने भी सिटी स्टेट्स थे ग्रीस के, वो सारे के सारे पर्शियन रूल को एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर एथेंस यानी कि जो ग्रीस का मेनलैंड था, वहाँ लड़ाई होती है। बैटल ऑफ मैराथन में पर्शिया 490 बीसी में बुरी तरह हार जाती है। सो ग्रीस में पर्शियन अब तक कुछ ज़्यादा हासिल नहीं कर पाते हैं, स्पेशली मेनलैंड में। अब बात करते हैं नए रूलर ज़र्क्सिस वन की। 486 बीसी में दारिस वन की डेथ हो जाती है। उसके बाद ज़र्क्सिस एम्परर बनते हैं। ग्रीक मेनलैंड पर ये इन्वेजन स्टार्ट करते हैं और ये अटैक 2 रास्ते से होता है, समंदर के रास्ते से और ज़मीन के रास्ते से। इसके लिए कुछ अरेंजमेंट किए जाते हैं, जैसे ब्रिजेस बनाए जाते हैं, रोड्स बनाई जाती हैं और जो दूसरे किंगडम्स थे उनके साथ में अलायंसेस की जाती है। ज़मीन से लड़ाई यानी बैटल ऑफ पैलेटिया में 479 बीसी में और साथ ही साथ बैटल ऑफ सालामीज़ 480 बीसी में, जो कि नेवी से लड़ाई थी, इन दोनों में ही पर्शियंस ग्रीक सिटी स्टेट से हार जाते हैं। ये हार इतनी बड़ी थी कि फिर ग्रीक मेनलैंड को इन्वेड करने की कोशिश नहीं की जाती है। पर हारने के बाद भी कुछ दशकों के लिए सही, पर्शियन का ग्रीक सिटी स्टेट्स की गवर्नमेंट पे वर्चुअली कंट्रोल रहने लगता है। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन की। किसी भी एम्पायर की इंफॉर्मेशन हमें कुछ सोर्सेज से मिलती है और ये सोर्सेज कितने ऑथेंटिक हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, सोर्सेज की बात करें, तो पर्शियन एम्पायर की इन्फॉर्मेशन हमें हेरोडोटस से मिलती है और बेस्तून इंस्क्रिप्शन से मिलती है। यानी ये दोनों सोर्सेज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ऑथेंटिक हैं। हेरोडोटस की बात करें तो ये एक हिस्टोरियन है, ग्रीक लैंग्वेज में लिखते थे। 485 बीसी में इनका जन्म होता है एनाटोलिया के साउथ वेस्ट में। पर्शियन एम्पायर की जितनी भी वेस्ट साइड में जो कॉन्केस्ट होती है, यानी ग्रीक मेनलैंड पे, ग्रीक स्टेट्स पे जो अटैक्स किए जाते हैं, उसके बारे में हेरोडोटस के हिस्ट्री से हमें पता चलता है। वहीं वेस्तून की बात करें, वेस्तून इंस्क्रिप्शन से, तो ये दारिस वन जो पर्शियन एम्पायर के रूलर होते हैं, इम्पॉर्टेंट रूलर, उन्हीं के ऑर्डर से ये बनवाई जाती है। ये एक तरह से इनकी ऑटोबायोग्राफी है और ये 3 लैंग्वेज में लिखी गई है, ओल्ड पर्शियन, एलेमाइट और ओल्ड बेबीलोनियन। नाउ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, पर्शियन एम्पायर के बारे में बात करेंगे। तो इसमें जो दारिस वन के टाइम में ये एम्पायर काफ़ी पीक पे थी और उसे चलाने के लिए एक अच्छी राज्य व्यवस्था की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसे टूटने का खतरा होता है। मोनार्की की पावर वीक होने का खतरा बना होता है। सो दारिस वन का सबसे बड़ा अचीवमेंट इतनी बड़ी एम्पायर को इस्टेब्लिश करना था, ऑर्गेनाइज़ करना था, एक सिस्टम बनाना था जिससे कि दूर के रीजन से रेगुलरली जो ट्रिब्यूट सेंटर को मिलता है वो मिलता रहे लगातार। पूरे एम्पायर की वेल्थ सेंटर की तरफ फ्लो होती रहे और ख़ास तौर से दारिस वन की फैमिली की तरफ जाती रहे। और यही किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का एक
गोल होता है, जो कि आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है। इसीलिए मीडिया की तर्ज पर पर्शियन एम्पायर को भी प्रोविंसेस में बांट दिया गया, जिसे सत्रप्स कहा गया। सत्रप का गवर्नर ज़रूरी नहीं कि पूरी तरह से एम्परर के अंडर में हो, कई बार वो सेमी इंडिपेंडेंट रूलर भी हो सकता है। पर ज़्यादातर देखेंगे तो एम्परर अपने अंडर में गवर्नर्स को अपॉइंट करते थे। सिचुएशन जो भी हो, पर सत्रप में मिलिट्री ऑफिसर सेंटर से ही अपॉइंट होते थे। दारिस वन ने जो वेस्तुन इंस्क्रिप्शन लिखाई थी, जिसके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी, उसमें 23 सत्रप्स का वर्णन है, जैसे पर्सा, बेबीलोन, आयनिया, मीडिया, आर्मेनिया, लीडिया, पार्था, बैक्टीरिया। ये इम्पॉर्टेंट रीजंस थे। ये सिस्टम इतना इफेक्टिव था कि थोड़े बहुत चेंजेस के साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पूरे सिस्टम को इंटैक्ट रखा जब उन्होंने पर्शिया को कॉन्केस्ट किया। सो सत्रप यानी गवर्नर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते थे। आर्मी के लिए सोल्जर्स ट्रेन और रेस करते थे, जिससे सेंटर के लिए आर्मी स्ट्रांग होती रहे। हालांकि आर्मी का कोर पर्शियंस ही बनाते थे, जो कि एम्परर के लॉयल होते थे। एम्पायर की कैपिटल्स के बारे में बात करें तो इतनी बड़ी एम्पायर को एक कैपिटल से गवर्न करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए रीजन्स की कैपिटल ज़रूरी थी, जैसे सुशा, परसेपोलिस, बेबीलोन, सार्डिस और एकबताना। एम्परर इतनी सारी कैपिटल्स में से स्पेशली दारिस वन और उनके वंशज सुशा को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। बेबीलोन कैपिटल थी क्योंकि वो एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे थी। पर्सा यानी परसेपोलिस कैपिटल थी क्योंकि वो एक्मेनेट का होमलैंड थी और सेरेमनीज़ के लिए, जैसे न्यू ईयर जो फेस्टिवल्स हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए वो एक तरह से वहाँ पे किए जाते थे और यहीं पे एम्परर्स को दफनाया जाता था। इसीलिए परसेपोलिस काफ़ी इम्पॉर्टेंट कैपिटल थी। आर्ट और आर्किटेक्चर की दृष्टि से भी परसेपोलिस एक्मेनेड एम्पायर का सबसे इम्पॉर्टेंट शहर था, जो कि आने वाले टाइम में अलेक्जेंडर द ग्रेट डिस्ट्रॉय करने वाले थे। मीडिया की कैपिटल एकबताना एक्मेनेड एम्पायर के लिए इम्पॉर्टेंट थी। वेस्ट एनाटोलिया में आयोनिया जो रीजन था, उसकी कैपिटल सार्दिस थी। ये भी पर्शियन एम्पायर के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। सो अब तक हमने जाना कि कैसे ईरान के पर्शिया रीजन से एक नई सुपर पावर का जन्म होता है, जिसने पावर का सेंटर मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से ईरान की तरफ शिफ्ट किया। सबसे पहले साइरस द ग्रेट ने मीडियन रूल को अंत किया, फिर एनाटोलिया और मेसोपोटामिया को इन्वेड किया, इजिप्ट को कॉन्कर किया। दारिस वन पावर स्ट्रगल के बाद सत्ता में आए। मीडिया और आयोनिया के रिवोल्ट को शांत कर पहले उन्होंने एम्पायर को स्टेबलाइज किया। ग्रीक मेनलैंड पर भी अटैक किया गया, जो कि फेल रहा। दारिस वन के बाद ज़र्क्सेस वन सत्ता में आए, जिन्होंने ग्रीक सिटी स्टेट पर अटैक किया, उसे कॉन्कर करने की कोशिश की, जो कि फेल रही। फेल होने के बाद भी ग्रीक सिटी स्टेट की पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा पर्शियंस इन्फ्लुएंस करते थे। पर्शिया इतना बड़ा था कि उसे सत्रप्स में बांटकर उसे फिर रूल किया गया। सो ये था एक्मेनेड एम्पायर यानी पर्शियन एम्पायर के बारे में कि उसका राइज कैसे हुआ, उसकी राज्य व्यवस्था क्या थी। नेक्स्ट वीडियो में हम पर्शियन एम्पायर यानी यूनिट 11 को पूरा कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।